हाय बच्चा, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं। तो हम क्रिया पढ़ा रहे हैं बेटा, क्रिया। तो पिछली वीडियो में हमने क्रिया पढ़ाया था, तो उसके भेद रह गए थे, मतलब वही सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो हमने बताया था आपको कि हम अगली वीडियो में इसको बताएंगे कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। क्रिया क्या है इसकी हमने अगले वीडियो में आपको बता दिया, और आज हम उसके जो भेद है ना, मतलब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, उस पर बात करते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो क्रिया रह गई सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, उस पर हम बाद में बात करेंगे, मतलब बाद में उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आज हम उसी पे बात कर रहे हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो आज हम चलते हैं कि आपके मन में ये विचार उत्पन्न होता होगा या ये सवाल आता होगा कि सकर्मक क्रिया आखिर कहते किसको हैं या अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। और देखिए, विचार आना भी चाहिए। जब आप समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो आप क्या एग्जाम में क्या इसको क्लियर कर पाएंगे आप। तो पहले इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि सकर्मक क्रिया क्या है और उसके उदाहरण क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है और उसके उदाहरण क्या है। ठीक है, चलिए हम इस पे बात करते हैं। किस पे? सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1, सकर्मक क्रिया की सकर्मक क्रिया क्या होती है। चलिए, इसमें क्या है सकर्मक क्रिया, थोड़ा ध्यान से आप बेटा इस पे ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल, जिन सकर्मक क्रिया की मैं बात कर रहा हूं, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूं, जिन क्रियाओं के कार्य का फल, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब मैं दोबारा इस चीज पे फिर दोबारा वापस लौट रहा हूं। इसमें क्या है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ गए होंगे। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब मेन रोल बेटा यहाँ होता है, या ठीक सीख गए। अब यहाँ आइए। अब जैसे इसमें क्या, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, इसमें साफ साफ लिखा है ना कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं। उसमें क्या है, अध्यापक ने लड़के को पीटा। उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है, उदाहरण है ये किसका, सकर्मक क्रिया का। इसमें क्या, अध्यापक ने लड़के को पीटा, अध्यापक ने लड़के को पीटा। इसमें क्या, इस बात में अध्यापक कौन है बेटा, करता है, द्वारा पीटने का कार्य का फल लड़के मतलब कर्म पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। मैं दोबारा फिर यही लौट रहा हूं, यही आपका क्लियर हो जाएगा। अध्यापक ने लड़के को पीटा, इस वाक्य में अध्यापक कौन है बेटा, करता है, पीटता है ना, किसको, लड़के को। तो अध्यापक करता हुआ, कर्ता द्वारा पीटने के कार्य का फल लड़के कर्म पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। इतनी बात क्लियर होगी। अब फिर दोबारा यहां आते हैं, यहां दोबारा फिर इसमें वापस चलते हैं। इसमें क्या है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे लड़के, अध्यापक ने लड़के को पीटा, इस वाक्य में अध्यापक कौन बेटा, कर्ता, द्वारा पीटने का कार्य का फल लड़के मतलब कर्म पर पड़ता है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया। या साफ साफ लिखा है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तभी तो यहां लिखा है क्या, अध्यापक ने लड़के को पीटा, इस वाक्य में अध्यापक कौन है बेटा, कर्ता, द्वारा पीटने का कार्य का फल लड़के मतलब कर्म पर पड़ा। ठीक है, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। इतनी बात क्लियर होगी, सकर्मक क्रिया क्लियर होगी। अब हम अकर्मक क्रिया की बात करते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए बेटा, थोड़ा ध्यान रखिए इस पर, थोड़ा दिमाग खोलिए अपना। इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में रहता है, जिन अकर्मक क्रिया की बात कर रहा हूं मैं, सकर्मक क्रिया हो गई। इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में रहता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। साफ साफ लिखा है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में रहता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब मैं इसका उदाहरण बता रहा हूं। उदाहरण बता रहा हूं, विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ता है। इसमें क्या, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी मतलब कर्ता पर पड़ता, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। दोबारा फिर आ रहा, विद्यार्थी पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी, बेटा कौन पढ़ रहा है बेटा, विद्यार्थी पढ़ता है, तो कर्ता कौन हो बेटा, विद्यार्थी हो ना, विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है, अतः
अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। मैं दोबारा फिर इस चीज पे दोबारा फिर वापस आ रहा हूँ। आपके मन में ये विचार उत्पन्न होता होगा, ये सवाल पैदा होता होगा कि सर जी बार बार उसी चीज को बताते हैं, समझाना पड़ता है बेटा। इसमें क्या विद्यार्थी पढ़ता है, इसमें लिखा है जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ आइए, आप विद्यार्थी पढ़ता है, कौन पढ़ता है भाई? पढ़ने का काम कौन करे? विद्यार्थी तो ही कर रहा है। अब इसमें क्या है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। विद्यार्थी पढ़ता है इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थी तो ही पढ़ रहा था, विद्यार्थी करता हुआ नहीं हुआ, पर पढ़ता है, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक, क्लियर हो गई। अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शुरू से। इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया इसमें साफ साफ लिखा है जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब नंबर उदाहरण पे आ जाइए। अध्यापक ने लड़के को पीटा, इस वाक्य में अध्यापक करता है, द्वारा पीटने का कार्य का फल किस पे? कर्म, यानी कि लड़के पर, ठीक है, पर पड़ा, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक क्रिया की बात आती है। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में रहता है उन्हें बेटा क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो ये बेटा आज मैंने आपको क्रिया के जो मुख्य भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसके बारे में बताया। तो मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूँ कि ये लेक्चर आपकी समझ में बड़ा बिंदास तरीके से आ गया होगा। और बेटा मैं सरल से सरल और साधारण से साधारण भाषा का प्रयोग करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को गहराई से समझ जाए। ठीक है, तो मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही। हम फिर अगले सेशन में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।